जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है और बीपीएससी स्पेशल जिनका भी एग्जाम है बीपीएससी का, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। और ये बीपीएससी घटना चक्र की बुक से क्लास करवाई जा रही है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। और आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन होने वाले हैं। आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास को जितने भी बीपीएससी के द्वारा अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो डेली कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम तक, जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम तक हम लोग पूरे कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही अब 2-3 क्लासेस डेली आएंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी क्लासें आएंगी। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ये बताना है। तो पुर्तगाली उपनिवेश है, इसका प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। याद रखिएगा, जो पुर्तगाली उपनिवेश है इसका जो प्रथम वायसराय अल्मीडा को माना जाता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से 1509 ईस्वी का आगमन हुआ था, वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए और उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान भी किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जो समुद्री डकैती है इसके लिए हुगली का प्रयोग, जो हुगली नदी है, हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, हुगली का प्रयोग, जो डकैती है, समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग कौन करते थे? पुर्तगाली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपका 14th बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था और जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कैप्टन हॉकिंस थे, ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन से थे कैप्टन हॉकिंस। और इनको जो है कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने हॉकिंस को कितने रुपए का मनसब दिया था? 400 का मनसब दिया और फिरंगी खां तथा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, या ध्यान से देखिएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और अभी ये जो है यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। याद रखिएगा, सूरत में 1612 ईस्वी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचे और किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और इसके बाद जहांगीर के शाही फरमानों से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में भी सहयोगी फैक्ट्रियों को स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5।
इस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है अभी। और किस मुगल समय शासक के समय सर थॉमस रो भारत आए थे? ये आए थे जहांगीर के समय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई है 1601, 1632, 1774, 1651। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डच ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनके आने का क्रम की बात करेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ई, डी और एफ। यहाँ पे आप बी लगा सकते हो। सबसे पहले पुर्तगीज, डच, पुर्तगाली, डच, फिर इंग्लिश या ब्रिटेन के जो थे, और बाद में आए थे लास्ट में सबसे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश, फ्रांसीसी। इस तरह इनका कुछ क्रम था आने का। तो यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालों के बाद, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के बाद में जो है डच आए थे, और डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये आपका बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक के अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर जो है 1632 ईस्वी माना गया है। इसलिए आपको भी 1632 इसका राइट आंसर लगाना है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ अप्रमाणित स्रोत से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की और इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये बताना है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसी के कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों होता है? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा, जो अंग्रेजों का जो फ्रांसीसियों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। ये आपका 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ और इसका विस्तार मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिकों को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आदियार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और एक्सला सैपल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पे मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो याद रखिएगा, अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध के रुकने की बात की जाए तो ये किसकी कब रुका था? याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला सैपल की संधि 1748 में होती है और इसके पश्चात जो है इसकी संधि होती है और इस तभी ये जो प्रथम कर्नाटक वार है ये बंद होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे हम, ये बहुत लाइट दिखता है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ये बताना है। जो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
1748 में आपकी कौन सी संधि होती है? एक्स ला सैपिल की संधि होती है। और 1760 में फिर से फ्रांसीसियों का वांडीवास का युद्ध होता है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला है अंबर का युद्ध। अंबर युद्ध देख सकते हैं, अगस्त 1749 में होता है। मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्ण नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। प्लासी का युद्ध, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध ये कब होता है? 1757 में। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। तो युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट की थी। वांडीवास का युद्ध, वास का युद्ध जनवरी 1760 में होता है, ये भी याद रखेंगे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, इनके युद्ध में कौन पराजित हुए? फ्रांसीसी पराजित हुए। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? सर एयरपोर्ट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लॉली ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे, काउंट डी लॉली ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1764 में। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था और युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। जो भी प्लासी के निर्णय थे, उन पर मुहर लगाने का कार्य किसने किया? तो याद रखेंगे, उस पर मुहर लगाने का कार्य बक्सर के युद्ध में किया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था, ये बताना है। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड? राइट आंसर जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट को जो है थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा दिया था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री भी यहाँ पे स्थापित किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। तो आप सभी को पता है बिहार। बिहार एक ऐसा स्थान है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, अभी बताया आपको, ये जस्ट बिहार से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अब भारत का जो है कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार अफीम के उत्पादन में प्रसिद्ध था, याद रखिएगा, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवानी किसे बनाया या मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया, ये बताना है। जब इलाहाबाद की संधि कब होती है? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, प्रताप राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को यहाँ पे उप दीवान बनाया गया था।
इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए तथा मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में भी कार्य करने लगे और इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था और यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। तो देखिएगा ये किसके द्वारा चलता था, भारतीयों द्वारा चलता था और उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की? याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो इन्होंने 12 अगस्त 1765 तो जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को वो मिले और 12 अगस्त 1700 अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। के बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था और उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 64वें बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में इन्होंने कहा इनका जो साम्राज्य था ये चांदनी चौक से पालम तक था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आज दिल्ली तथा पालम तथा शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य के सिकुड़ते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। तो आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है ये प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, यसीर अली से। याद रखिएगा अगर बात करेंगे राजा रणजीत सिंह की तो इन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है इसको प्राप्त किया था शाह शुजा से। ऑप्शन करेक्ट है। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसको मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे भागों को छोड़कर सब पर सिख मुस्लिमों का अधिकार हो गया और उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण राजा रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठ गया परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरगजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए राजा रणजीत सिंह ने सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो इसी अवसर पर शाहजहां ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए जो काबुल कंधार वाला राज्य था तो प्राप्त करने के लिए राजा रणजीत सिंह ने सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयम्बटूर। टीपू सुल्तान की बात करेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित किया था अर्थात श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना भी की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस मैसूर के मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मंत्री संबंध बनाने तथा
अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अब उसने दुनिया आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस से में अपने दूतमंडल भेजे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ ली थी, ये बताना है। हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये टीपू सुल्तान के द्वारा साथ की थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तृतीय आंग्ल मैसूरी जिसे को बोलते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूरी 1790 से 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो मार्च 1792 में के द्वारा हुआ, और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, और साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में, अगर हर जाने की बात करें तथा हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब वह तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्रों अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया या खो दिया, एक तरह से देखा जाता था, साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह किसने कहा था? इसी संधि के बाद यह टिप्पणी कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा होता है? जो ठग होते हैं उनका उन्मूलन किसके द्वारा नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बंस। में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से देखिए आपको 65वीं बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन है। और याद रखिएगा ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में होता है? कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास, उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था, और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया तथा शेष को आजीवन निष्कासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? द्विशासन प्रणाली तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई, और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद में उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खां और शाहजहां सिताब राय को पदमुक्त कर दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल स्कॉटिश। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन का जनक ये माना जाता है सर लियोनिल कॉर्टिस। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सर लियोनिल कॉर्टिस। ये द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन की बात करेंगे तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। सबका 48 और 52 बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब बीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये ऑप्शन रहेगा। मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। याद रखेंगे मुंगेर का जो बरहिया ताल विद्रोह है ये 1936 से 1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग और मिंटो। याद रखिएगा 1857 में जो भारत का गवर्नर जनरल है उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय 1860 में ही 1858 में क्या बनते हैं? 1858 में लॉर्ड वायसराय बनते हैं।
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 56 से 1862 थे और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो बताना है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, दिसंबर 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस थी, ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया और इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। गाय और सुअर के जो चर्बी थी लगी होती थी और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले जो कारतूसों का प्रयोग है उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बना। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप सभी ने अभी तक पढ़ा ही होगा, लेकिन इनका रिवीजन एक तरह से हो जाएगा, सभी क्वेश्चन की व्याख्या हो जाएगी, तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम देने जा रहे हैं पीपीएससी तैयारी का, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग ध्यान से करिएगा एग्जाम, जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। 25 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुमारी थी? सभी को पता है वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 का विद्रोह किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 42वें बीपीएससी 1997 और 48-52 बीपीएससी प्री 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था और इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की और आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह की बुरी तरह घायल होकर 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 का विद्रोह है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में या विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ, राम सिंह? आप सभी को पता है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये जगदीशपुर आरा बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है, सही से देखिएगा। कुंवर सिंह राजा थे। देखिए बार बार ये क्वेश्चन 53 और 55 दो बार ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के? ये जगदीशपुर के राजा थे। आरा जिले के जगदीशपुर के जो है ये राजा थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी और जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई और 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा गया।
अगला प्रश्न है 29। 1857 ईस्वी के विद्रोह 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये जगदीशपुर से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ, जो वीर कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? और देखिए ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में भी, 2011 में, 2014 में, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री के एग्जाम में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ, देखिए बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। और 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? आरा, जगदीशपुर से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के तीन रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होगा, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 31 और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, जरूर बताइएगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से देखिए। आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ये बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, जिससे कि जितनी भी नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं, उन सभी को टेलीग्राम चैनल पर जरूर वहाँ पे बताया जाता है। सभी क्लासेस की लिंक भी वहाँ पे शेयर की जाती है। और जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर 31 नंबर का आंसर जरूर दीजिएगा। कल की क्लास में इसको राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।